हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं देव सर सर्वोत्तम के प्लेटफॉर्म से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, हमारा मैराथन चल रहा है और मैराथन ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहुत जबरदस्त मैराथन। इस जबरदस्त मैराथन में क्या क्या मिलेगा ध्यान से सुन लीजिए। पूरा कंप्लीट जो चैप्टर है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एकदम फ्री में मिलेगा, है ना। तो ये पूरा मैराथन आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है, एकदम फ्री में, है ना, फ्री में मिलेगा। ध्यान से सुन लीजिए, फ्री में मिलना है। और यूट्यूब पे जाइए, सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर सर्वोत्तम बिहार टॉपर फैक्ट्री में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। पूरे मैराथन के अंदर किसी भी चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2 पार्ट में चैप्टर को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ताकि हमारा जो एग्जाम है बहुत करीब है उसको पूरा भी करना है, समझना भी है, बहुत जोरदार नंबर भी लाना है। तो फटाफट सेशन को करिए शेयर, हम करेंगे आपका केयर। और बिना देर के हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। आज का जो मैराथन का चैप्टर है जिसका नाम है शोषण। ध्यान से सुनिए, शोषण। एक्चुअली अभी क्या हुआ पता है कि अभी पूरा 1 घंटा आधा घंटा 30 मिनट 32 मिनट रिकॉर्ड कर लिए और फिर अचानक से टेक्निकल एरर आया, कट गया वीडियो, फिर से दोबारा कर रहा है। कोई बात नहीं, है ना, बार बार करेंगे, लगातार करेंगे, 1000 बार करेंगे, थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, है ना। मैं रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाट पे लिखता मिटाता हूं। चलिए आगे देखिए ध्यान से। ये बहुत प्यारा शायरी था जो हमें मोटिवेट करते रहता है। ध्यान से सुनिए, शोषण की बात कर रहे हैं। अपने दैनिक जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं आप, ठीक है, अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं उन सबको करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा का निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया के द्वारा होती है जिसे हम शोषण कहते हैं। चाहे आपका हंसना, बोलना, मुस्कुराना, नाचना, गाना, किसी को भी देख के आप मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, सपना देखता रहूं। सपना देखते हो, अरे सपना को नहीं देखना, सपना देखना मतलब समझ रहे हो ना। तुम सोचते हो कि हम IAS वाईएस बन जाए, ठीक है, जो भी इस तरह का सपना होता है तुम्हारा, तो ये जो तुम सपना देखते हो उसमें भी ऊर्जा खपत होती है। तो अपने दैनिक जीवन के सारे काम को करने के लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा निर्माण करने वाले प्रोसेस को क्या कहेंगे, शोषण। ध्यान से सुन लीजिए, शोषण का सिंपल सा मतलब है ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा का निर्माण हो रहा हो। जब एग्जाम में दिक्कत आए कि याद वाद नहीं है डेफिनेशन, तो एकदम मार दीजिए जुगाड़, बिहारी जुगाड़, है कि नहीं। तो शोषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। ध्यान से सुन लीजिए, क्या परिभाषा लिखा है, 2 नंबर में परिभाषा भी पूछा गया था, इसलिए PYQ पहले लिख दिया है कि ऐसी जैविक प्रक्रिया, अब जैविक मतलब जीवों में होने वाली, ठीक है, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पौधा हो, जीवों में होने वाली ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें, या ऐसी जैविक अपचय प्रक्रिया। अब जैविक बोला तो जीवों में होने वाली, जंतु और पौधे दोनों में होगा। और अपचय का मतलब होता है जिस ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी भी चीज का विखंडन हो रहा होगा। तो शोषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज का विखंडन होता है। पहली बात, ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज अपनी जान देगा, ग्लूकोज सुसाइड हिमसेल्फ, मर जाता है ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज अपनी जान देगा। और अपचय, ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, अपचय। और प्रक्रिया का मतलब होता है कि इसमें कई सारी चीजें हो रही है, ठीक, कई सारे स्टेप्स हैं, कई सारे चरण हैं, इसलिए प्रक्रिया बोलते हैं। तो वैसी जैविक उपचय प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज के विखंडन या फिर भोजन के ऑक्सीकरण, या तो ग्लूकोज का विखंडन बोलिए, या तो ग्लूकोज का विखंडन बोलिए, ग्लूकोज का विखंडन बोलिए, या तो ग्लूकोज का विखंडन बोलिए या भोजन का ऑक्सीकरण बोलिए। कहाँ, कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लिख देता हूँ, है ना, वैसी जैविक प्रक्रिया जिसमें कोशिका के अंदर, ठीक है, ग्लूकोज का विखंडन होता है और फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। ऐसी प्रक्रिया को शोषण कहते हैं, ऐसी प्रक्रिया को शोषण कहते हैं। ध्यान दीजिए, ग्लूकोज है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका होगा विखंडन या फिर होगा ऑक्सीकरण, या तो होगा विखंडन या फिर होगा ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन से विक्रिया। और अभिक्रिया होने के बाद CO2 बनेगा, H2O बनेगा और ऊर्जा बनेगा। कैसे बैलेंस करोगे रिएक्शन को, यहां 6 है, यहां लगा दो 6, यहां लगा दो 6 और यहां भी लगा दो 6, पूरा हो गया बैलेंस, है ना, पूरा हो गया बैलेंस। डिटेल में बैलेंसिंग सीखना चाहते हो तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का पूरा कंप्लीट वीडियो सर्वोत्तम के एप्लीकेशन पे डाला हुआ है। प्ले स्टोर पे जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, यूट्यूब चैनल पे भी डाला हुआ है, नोट्स वगैरह के लिए नंबर दिया गया, सब पे जाके कॉन्टैक्ट करके अपना जो भी नीड है वो पूरा कर लीजिए। चलिए आगे। उसके बाद शोषण होता कैसे है ये हमें जानना है। शोषण क्या है ये समझ में आ गया कि शोषण में ऊर्जा का निर्माण होगा, कोशिका के अंदर ग्लूकोज का विखंडन होगा और ऊर्जा का निर्माण होगा, ये तो हमें समझ में आ गया। शोषण होता कैसे है, तो सबसे पहले ये नाक देखता है, नाक में 2 छेद है, उसे नासा द्वार कहते हैं। नाक में 2 छेद है, उसे कहते हैं नासा द्वार। आई से दिखाएं, आई ससुर देखो इधर, कहाँ गया, ठीक है, दिखाते हैं तुमको, है ना। ई मत बोलना मास्टर गंदा है, हाँ, ई मत बोलना मास्टर गंदा है, देखो ध्यान से, हाँ, हाइजीन वाइजीन नहीं मेंटेन कर रखा, छोड़ इधर। ये क्या है, नासा द्वार, ये क्या है, नासा द्वार, समझने के लिए धो लेना जाके, ठीक है। आइए समझते हैं। तो नासा द्वार के द्वारा ऑक्सीजन कहाँ पहुंचेगा, फेफड़े के वायु कोष में। फेफड़े के अंदर ऐसे गोले गोले या थैलीनुमा संरचना होती है जिसे वायु कोष कहते हैं, तो फेफड़े के वायु कोष में।
और वायु कोश से चला जाएगा रक्त वाहिनी में, रक्त वाहिनी में, और रक्त वाहिनी से कहां चला जाएगा? कोशिका या उत्तक में। ध्यान से सुन लो। हाँ, नाक से कहां गया? वायु कोश में। वायु कोश से कहां गया? रक्त वाहिनी में। रक्त वाहिनी से कहां गया? उत्तक, कोशिका या उत्तक में। देखो ये वायु कोश है, और वायु कोश से ऑक्सीजन कहां चला गया? रक्त वाहिनी में। और रक्त वाहिनी से कहां चला गया भाई? रक्त वाहिनी से चला गया कोशिका में। ठीक है, और कोशिका में क्या हुआ? ऑक्सीजन पहुंचा, ग्लूकोज का विखंडन हुआ, ऊर्जा का निर्माण हुआ, और जैसे ग्लूकोज का विखंडन होगा ऊर्जा बनेगा, CO2 बनेगा और पानी बनेगा। और ये जो CO2 है, फिर उत्तक से जाएगा रक्त वाहिनी में, रक्त वाहिनी से जाएगा फेफड़े में, और फेफड़े से नासा द्वारा होते हुए बाहर। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? शोषण। अब एक सवाल आता है कि सर शोषण तो सांस लेना और छोड़ना होता है, लेना और छोड़ना होता है। नहीं, है ना, श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, सांस लेना कहते हैं। लेकिन ऊर्जा निर्माण की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। आइए और डिटेल में समझते हैं शोषण को। और हमने कहा शोषण के बारे में कुछ बातें। शोषण कोशिका के अंदर होती है, इसलिए शोषण को कोशिकीय शोषण भी कहते हैं। शोषण के अंदर कई सारे अवशिष्ट उत्पाद भी बनता है। जैसे उत्पाद, मेन चीज क्या है? शोषण हुआ, ऊर्जा मिला, बस बात खत्म। हमारे काम का ऊर्जा है, बाकी कुछ से हमें लेना देना नहीं है। तो शोषण जब अलग अलग जीवों में होता है ना, तो CO2, लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब क्या होता है? मिलता है। ब्ला ब्ला मतलब आदि 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 बेकार, और भी कई सारी चीजें मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें शोषण के बारे में, तो शोषण क्या? अपचय प्रक्रिया, अभी जस्ट समझाया। ठीक है, और शोषण प्रकाश संश्लेषण की विपरीत प्रक्रिया है। याद कीजिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। शोषण क्या रहा? जिसमें ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है। तो उल्टा हुआ कि नहीं, है ना? प्रकाश संश्लेषण पौधे में होता है, और या पादप, पादप मतलब पौधा। ठीक है, और शोषण की प्रक्रिया जंतु और पौधे दोनों में होता है। अब ध्यान से सुनना, ये जो प्रकाश संश्लेषण है, इसमें सभी पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2, मृदा से जल और खनिज लवण हे में मिलल बा, तो खनिज लवण अवशोषित कर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। और ये तो हो गया उत्पाद प्रकाश संश्लेषण का। और सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन भी मिलता है। पढ़ा चुके हैं, ज्यादा डिटेल पढ़ने के लिए फिर से चैप्टर नंबर 1 पढ़ के पढ़ा चुके हैं भैया, जाके देखिए, वीडियो देखिए, है कि नहीं। तो आप ध्यान से सुनो, CO2H2O से या CO2H2O ऊर्जा से क्या बना? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब यहाँ जस्ट इसका उल्टा देखिएगा, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों मिलकर, या फिर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर या ऑक्सीकरण के बाद CO2 बन रहा है, H2 बन रहा है, ऊर्जा बन रहा है। तो एक चीज देखो ध्यान से कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन कैसे बना था? CO2H2O और ऊर्जा से, सूर्य प्रकाश से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना था। अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन से क्या बन रहा है? CO2H2 और ऊर्जा। तो जिससे ये बना था उसी में दोबारा क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। बस इसमें क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? विखंडन हो रहा है। बस याद रखिएगा, चाहे तो यहाँ ऑक्सीकरण लिखिए, बैलेंस करने के लिए 6 है तो इधर भी 6 लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, बैलेंस तो तुमको आता है, बैलेंस तो तुमको आता है, बैलेंस तो तुमको आता है। नहीं आता तो चैप्टर नंबर 1 में जाके देखो। चलिए आगे, यहां से आगे बात करेंगे। शोषण के कई सारे चरण होते हैं। पहले देखो भाई, शोषण ऐसा नहीं कि शुरू हुआ खत्म हो जाएगा, 2 चरणों में होती है। कितने चरणों में? जैसे इलेक्शन हुआ ना बिहार का, 2 चरण में। ठीक है, हार गई, हाँ, लोग हार गए, लोग जीत गए। चलो अभी शोषण अगर देखें, है ना, बिहार की जनता हार गई, जीत गई, पता नहीं, 2 चरण में, है ना। तो ध्यान से सुनिए, शोषण कितने चरण में होते हैं? 2 चरण में। एक है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा है पायरुविक अम्ल जो है उसका विखंडन, या तो CO2H2 ऊर्जा में, या तो अल्कोहल या CO2 में, या फिर लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में। ये निर्भर करता है कि किस प्रकार की कोशिका में शोषण की प्रक्रिया हो रही है। तो कहेंगे 2 चरण में होगा। पहले चरण का नाम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये कोशिकीय शोषण का प्रथम चरण है, पहला चरण है ग्लाइकोलाइसिस। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, या ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आंशिक विखंडन होता है, मतलब थोड़ा सा विखंडन होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब आंशिक विखंडन होगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? पायरुवेट में। किस में परिवर्तित हो जाएगा? पायरुवेट में। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, और ये जो है पायरुवेट, ये 3 कार्बन वाला है। तो मुझे बताओ, ये 6% वाला या 3% वाला? तो कितने बनेंगे? 3% वाले 2। तो ये 6 कार्बन है, तो एक ग्लूकोज से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया, ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका तरफ में। अगेन यहाँ IMP लगाए हैं। IMP मतलब या तो सवाल पूछा गया है, हाँ बिल्कुल पूछा गया भैया, पूछा गया सवाल, इसलिए IMP लगा है, या तो पूछने के चांस होते हैं। दूसरे स्टेप को आगे डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिए। तो क्या होगा? ध्यान से सुनिए। शोषण 2 चरणों में हो रही है। तो पहली बात, ये पूरी की पूरी कोशिका है। कोशिका के चारों तरफ जो घेरा है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, उसके अंदर के भाग को कोशिका तरफ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटकर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि 2 ATP भी बनेगा, वो बाद में बात करेंगे। उससे कुल 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक एसिड में टूट रहा है, प्रक्रिया का नाम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद ये जो पायरुविक एसिड है वो चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, CO2H2 और ऊर्जा का निर्माण करेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बहुत अच्छे। चलिए आगे, उसके बाद आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण में हुआ था भोजन का निर्माण, और भोजन का विखंडन हो जाएगा शोषण की प्रक्रिया में, और भोजन के विखंडन के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होगा, और ऊर्जा से बनेगा ATP।
और एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एडिनोसिन है, इसके साथ 3 फॉस्फेट लगे हैं। तो हमने एक रफ डायग्राम बनाया है, एक नॉर्मल सा चित्र बनाया है, चित्र रूप में देख लीजिए और ध्यान से सुनिए। जब एटीपी टूटता है ना, मतलब कि एक फॉस्फेट अलग हो गया, तो उससे 35.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो कहेंगे एक एटीपी से कितनी ऊर्जा मिलती है? 35.5 किलो जूल पर मोल है। इतनी बातें क्लियर है क्या? चलिए आगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। तो हमने शोषण के बारे में अभी तक पढ़ा, ठीक है, उसके मूल मुख्य बिंदुओं के बारे में पढ़ा, शोषण के चरणों के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम शोषण के प्रकार की बात करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति के आधार पर शोषण 2 प्रकार के होते हैं। ऑक्सीजन है या नहीं है, इस आधार पर शोषण की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक वो जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है, और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहेंगे? अवायवीय शोषण। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहेंगे? वायवीय शोषण। तो ऐसी प्रक्रिया या ऐसी शोषण की प्रक्रिया, ऐसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, अवायवीय। अच्छा, अवायवीय शोषण को किण्वन भी कहते हैं। तो अवायवीय शोषण को किण्वन भी कहा जाता है। किण्वन का अंग्रेजी होता है फर्मेंटेशन। कैसे? ध्यान से सुनिए। जब भी अवायवीय शोषण होती है तो ग्लूकोज का विखंडन होता है आंशिक। तो ग्लूकोज के आंशिक विखंडन के फलस्वरूप, यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में आंशिक विखंडन होगा और फलस्वरूप या तो अल्कोहल या तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। देखो, अगर ईस्ट की कोशिका होगी तो अल्कोहल का निर्माण होगा, और हमारी मांसपेशी की कोशिका होगी तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए कि जनरली हमारी प्राय मांसपेशी में, ये जो मांसपेशी की कोशिका है, इसके अंदर कैसी प्रक्रिया हो रही है, कैसा शोषण हो रहा होगा? वायवीय शोषण। नाक से ऑक्सीजन पहुंचा, क्या कहते हैं, फेफड़ा में, फेफड़ा से कोशिका तक, मांसपेशी कोशिका तक, और ऑक्सीजन पहुंच रहा है तो क्या होगा? वायवीय शोषण। ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, CO2 बन रहा है, H2O बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मुझे बॉडी बनाने का मन हो और हम चले गए जिम और एकदम डंबल उठाए जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो एक्चुअली क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है यहाँ तक ठीक से नहीं पहुँच पाएगा, और जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँचेगा तो हमारी मांसपेशी की कोशिका में अवायवीय शोषण होगा, और अवायवीय शोषण के बाद बनेगा लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल होने के बाद बड़ा भयानक दर्द होता है यहाँ। यस, बहुत भयानक दर्द होता है, और उस दर्द से राहत पाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेनेशन दूंगा। आइए ध्यान से सुनिए, ये था अवायवीय शोषण, और अवायवीय शोषण को किण्वन भी कहा जाता है। कैसे डिफाइन कीजिएगा? परिभाषा क्या है किण्वन का? ये भी 2 नंबर का भी है छोटा चैप्टर, छोटा सा है, लेकिन बवाल चैप्टर है भैया, है ना, बवाल चैप्टर है। क्या है कि देखिए, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आंशिक विखंडन होता है, फलस्वरूप अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल, या तो अल्कोहल या तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं या फिर अवायवीय शोषण कहते हैं। वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होगा, उसके बाद CO2 H2O और ऊर्जा का निर्माण होगा। चलिए, अवायवीय शोषण में हमने 2 प्रकार देखे हैं। यहाँ एक 2 चीजें पढ़ना है, एक अल्कोहल और एक लैक्टिक अम्ल। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो अवायवीय शोषण है वो ईस्ट मांसपेशी कोशिका के साथ साथ मुख्यतः कुछ बैक्टीरिया और कुछ कृमि के अंदर भी देखने को मिलता है। तो कुछ बैक्टीरिया में भी अवायवीय शोषण देखने को मिलता है। चलिए आइए देखें, ये अल्कोहल हो गया और ये क्या हो गया? बैक्टीरिया बोलिए, सूक्ष्मजीव बोलिए, एक ही बात है। अल्कोहल हो गया, ये लैक्टिक अम्ल हो गया, ठीक है। अब अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है और लैक्टिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, ध्यान से सुनिए। ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आंशिक विखंडन होता है, फलस्वरूप पैरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ये पैरुविक अम्ल, ठीक है, पैरुविक अम्ल फिर से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट कोशिका के अंदर ये पैरुविक अम्ल ये इथेनॉल और CO2 में जाके टूट जाया करता है। इथेनॉल जिसके नाम के लास्ट में ऑल लगा हो, मतलब वो अल्कोहल है। अरे वही द्रव जिनको पीने के बाद आदमी नाली में पाया जाता है, द लिक्विड आफ्टर ड्रिंकिंग पर्सन फाउंड इन द नाली, है ना, लोग देते हैं उसको गाली। उसी द्रव को क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं, ठीक है, जिनको पीने के बाद आदमी नाली में पाया जाए, पोल से टकराने के बाद पोल को सॉरी बोले, सॉरी भाई साहब, है कि नहीं? ध्यान से सुनिए, तो ग्लूकोज किस में परिवर्तित हो गया? इथेनॉल में। ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है? कोशिका द्रव में हो रही है। किसके उपस्थिति में हो रही है ना? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रही है। तो ये पूरी प्रक्रिया अल्कोहल, यानी कि ग्लूकोज का आंशिक विखंडन के बाद, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन के बाद क्या बन रहा? अल्कोहल। और ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है? कोशिका द्रव में हो रही है, ठीक है, कोशिका द्रव में हो रही है और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रही है, ठीक है। तो ईस्ट के कोशिका द्रव में ये प्रक्रिया हो रही है और इथेनॉल का निर्माण हो रहा है, और साथ ही साथ CO2 का निर्माण हो रहा है। अब ध्यान से यहां 2 क्वेश्चन समझ लीजिए। ये जो इथेनॉल है, इसका इस्तेमाल, है ना, इसका इस्तेमाल शराब के कारखानों में किया जाता है, बेवरी इंडस्ट्री में किया जाता है। बेवरी समझते हो? शराब के कारखानों को कहते हैं बेवरी, और पीने वाले को कहते हैं बेवरा, ठीक है। तो शराब के कारखाने को अंग्रेजी में कहते हैं बेवरी, और पीने वाले को क्या कहते हैं? बेवड़ा कहते हैं, है कि नहीं? ध्यान से सुनिए। तो इथेनॉल का इस्तेमाल अल्कोहल बनाने के काम में आता है। इस अल्कोहल का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे आता है, जैसे विस्की, रम, वोडका, है ना। एक बार हम आए थे दिल्ली से,
है ना, फ्लाइट से आ रहे थे तो क्या नाम है उसका, एक जब पहुंचे वहाँ तो वहाँ कह रहा है कि सर हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग बैठे थे टेबल पे तो उन्होंने कहा कि सर एनीथिंग, अच्छा बिहार में ये सब बंद है तो उस समय की बात है, तो एनीथिंग सर, विस्की रम वोडका, हम बोले नो नो आई डोंट टेक इट, है ना, बाबूजी का ख्याल आ गया है ना, बड़ी मार मारते हैं। आइए ध्यान दीजिए, इथेनॉल की बात करते हैं। तो ये जो इथेनॉल है ना, इसका उपयोग अल्कोहल बनाने में, यानी कि दारू, विस्की, रम, वोडका, बियर, ये सब बनाने में किया जाता है। इसके अलावा है ना कई सारी दवाएं बनाने में भी की जाती है, ठीक है। उसके बाद CO2 का इस्तेमाल है ना बेकरी में करते हैं, एक बेवरी में दूसरा बेकरी में। बेकरी मतलब पावरोटी को बनाना, पावरोटी बनाने में, तो पावरोटी वगैरह बनाने में CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अभी ईस्ट का इस्तेमाल कई जगहों पे लोकल जो अभी जैसे कि जब से बिहार में दारू बंद हुआ है, ठीक है, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ग्लूकोज मतलब देखिए जैसे कोई भी ग्लूकोज का एक स्रोत ले लिया जाता है, जैसे जनरली लोग गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, गुड़ ले लेता है, उसके अंदर क्या किया जाएगा, ईस्ट का पाउडर मिला के, और उसमें क्या कराता है, इथेनॉल बना देता है, ठीक है। तो जैसे गुड़ के अंदर ये ईस्ट का पाउडर मिलाया जाता है, फिर ये बन जाता है अल्कोहल। इतना ही नहीं, उसमें कई सारी और भी केमिकल्स मिलाकर उसको और भी जहरीला बना दिया जाता है। और ये जो जहरीली शराब बनाने की परंपरा है ना, वो हर घर में चल रहा है, ठीक है। तो क्या ही बोले है कि नहीं, लोगों को नहीं बनाना चाहिए, लोगों को नहीं पीना चाहिए, पीने वाले भी दोषी हैं और बनाने वाले भी दोषी हैं। आइए ध्यान दीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे लैक्टिक अम्ल के निर्माण में। और अगर हम लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये लैक्टिक अम्ल नॉर्मली हमारी मांसपेशी की कोशिका में क्या होता है बताइए, वायवीय शोषण होता है। लेकिन कभी कभी जब हम अत्यधिक थकान होता है या फिर बहुत ज़्यादा फिजिकल या शारीरिक व्यायाम वगैरह कर लेते हैं, पुशअप लगा लो, ठीक है, दौड़ धूप कर लो बहुत ज़्यादा, तब जाके तुम्हारे मांसपेशी की कोशिका में अवायवीय शोषण होगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज पैर टूटेगा पैरुविक अम्ल में, और पैरुविक अम्ल किस में टूट जाएगा, लैक्टिक अम्ल में, ठीक है। इसमें CO2 नहीं बनता भैया, ध्यान से सुन लीजिए। तो ग्लूकोज सीधा सीधा किस में टूट गया, लैक्टिक अम्ल में। ये प्रक्रिया भी कहाँ हो रही है, कोशिका द्रव में। किसके कोशिका द्रव में, तो मांसपेशी के कोशिका द्रव में ये प्रक्रिया हो रही है। ये प्रक्रिया भी किण्वन कहलाएगा, यह प्रक्रिया भी किण्वन कहलाएगा, ठीक है। तो किण्वन का परिभाषा क्या है, ग्लूकोज के आंशिक विखंडन के फलस्वरूप ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में आंशिक विखंडन के फलस्वरूप अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण किण्वन कहलाता है या अवायवीय शोषण कहलाता है। चलिए उसके बाद हम वायवीय शोषण की बात करें तो वायवीय शोषण में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो पैरुविक एसिड में, और पैरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर, ध्यान से सुनिए, CO2 स्टोर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इन्हीं को हम एक चित्र के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है, रे डायग्राम है, उसी के द्वारा यहाँ इसको क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये है ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथ, है ना ये। और ये जो है ना, ये 5 नंबर में पूछा गया। क्या बोलूं मैं भाई, क्या बोलूं, जो चैप्टर मैंने उठाया 5 मार्क, ये 5 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। किण्वन 2 नंबर का सवाल था। आइए ध्यान से सुनिए, ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज 6 कार्बन का है, ठीक है, 6 कार्बन का। कोशिका द्रव में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्या होगा, ये प्रक्रिया, इसका विखंडन होगा, और आंशिक विखंडन होगा तो क्या बनेगा, 2 अणु पायरुवेट बनेगा, साथ में 2 ATP ऊर्जा बनेगा। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस के बाद, ठीक है, अब आगे जाकर अवायवीय शोषण होगा और वायवीय शोषण होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस में एक बात जरूर ध्यान से रखिएगा, चाहे शोषण अवायवीय हो चाहे वायवीय हो, है ना, ग्लाइकोलाइसिस दोनों में समान है, दोनों में होता है, ठीक है। चलिए आगे, अवायवीय शोषण होगा किसके अंदर, ईस्ट के अंदर। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगा और 2 ATP ऊर्जा बनेगा। इसके बाद मांसपेशी की कोशिका में होगा तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण होगा। ध्यान से सुनिए, अगर वायवीय शोषण होगा ना तो CO2 बनेगा, H2 बनेगा और ऊर्जा बनेगा। ध्यान से सुन लीजिए, हमने आपको इथेनॉल का उपयोग बता दिया था ऊर्जा का। जब लैक्टिक अम्ल बनता है तो हमारे मांसपेशी में भयानक दर्द होती है, और इस दर्द से राहत पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मसाज कराते हैं। तो अगर मसाज करा लिया जाए तो दर्द से राहत मिल जाएगी। जितने भी जिम वाले लोग होते हैं वो मसाज कराते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको दर्द से क्या हो जाए, राहत मिल जाए, ठीक है। और ये जो लैक्टिक अम्ल उसके शरीर में बना है उससे मुक्ति मिल जाए, पहली बात। दूसरी बात कि एक और तरीका है इस लैक्टिक अम्ल को खत्म करने के बाद, जो भी लोग जिम जाते हैं उनको कहा जाता है स्टीम बाथ लीजिए। स्टीम बाथ, जो लोग जिम जाते हैं उनको पता होगा कि स्टीम बाथ क्या होता है। तो स्टीम बाथ यानी कि गर्म पानी से स्नान करना है तो हॉट वाटर बाथ लीजिए, गर्म पानी से स्नान करिए। तो ये जो इथेनॉल है, ये जो लैक्टिक अम्ल है, ठीक है, इथेनॉल नहीं लैक्टिक अम्ल, वो आपके शरीर से टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ये था हमारा शोषण का प्रकार। शोषण के प्रकार के बाद आगे हम बात करेंगे दोनों में अंतर क्या है, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे लिखेगा कि अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण में निम्नलिखित अंतर है, और इस तरीके से आपको अंतर लिखना है। ध्यान से सुनिए, जो अवायवीय शोषण है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। अवायवीय शोषण कहाँ होगा, कोशिका द्रव में। वायवीय शोषण कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ला 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 बोलो, है कि नहीं। ग्लूकोज का, अच्छा अवायवीय शोषण में क्या होता है, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन। इसमें ग्लूकोज का क्या होगा, पूर्ण विखंडन, सब लोग जानते हैं, ठीक है। अगर जब आंशिक विखंडन होगा तो कम ऊर्जा का निर्माण होगा, लगभग 2 ATP, कुल 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, कुल 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ध्यान से सुनिए, इसका अंतिम उत्पाद क्या है, अल्कोहल CO2 या फिर लैक्टिक अम्ल।
और इसका अंतिम उत्पाद क्या, CO2 H2O, ठीक है। इसके बाद ये जो अवायवीय शोषण है इस यानी कि सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया वगैरह के अंदर देखने को मिलेगा, और ये जो वायवीय शोषण है वो जंतु और पौधे आपके अंदर, हमारे अंदर, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी सबके अंदर ये देखने को मिलता है। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, और आगे की बात बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है, अभी तक हमने शोषण के चरण, शोषण के प्रकार, इन सब के ऊपर चर्चा किया है। अब हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग जंतुओं में शोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। हमें जो इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना था, शोषण का परिचय पढ़ना था, हमने परिचय पढ़ लिया। इसके बाद जंतुओं में शोषण पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मानव में शोषण पढ़ना है, उसके बाद पौधों में शोषण पढ़ना है। हालांकि मानव भी जंतु के अंदर ही आता है, तो जंतुओं में शोषण पढ़ना है और पौधों में शोषण पढ़ना है, चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो आइए हम जंतुओं में शोषण पढ़ते हैं। जंतुओं में शोषण की बात करें तो जितने भी उच्च वर्गीय जंतु होते हैं, ठीक है, उनमें गैसों के आदान प्रदान के लिए कई सारे शोषण अंग दिए गए हैं, या फिर कई सारे उच्च वर्गीय जीवों के अंदर शोषण तंत्र भी दिए गए हैं। लेकिन जो निम्न वर्गीय जीव है, जैसे कि एकोशिकीय जीव, अमीबा, पैरामीशियम, इन सब के अंदर किसी भी प्रकार का शोषण अंग नहीं पाया जाता है। तो इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है उसी के द्वारा क्या करते हैं, शोषण की प्रक्रिया करते हैं, या संपूर्ण सतह पूरे कोशिका झिल्ली से ही क्या करते हैं, शोषण की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, या गैसों का आदान प्रदान होता है। और गैसों का आदान प्रदान सिंपल सा एक मैकेनिज्म है, सिंपल सा एक प्रक्रिया है, विसरण। तो एक कोशिकीय जीवों में जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम में गैसों का आदान प्रदान, ठीक है, एक बहुत ही सिंपल या साधारण प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसे कहते हैं विसरण, है ना। डिफ्यूजन का है, वादा ऑक्सीजन को करेगा आधा। देखिए ध्यान से, ये अमीबा है, ये अमीबा का केंद्रक है, कोशिका झिल्ली है, ठीक है। बाहर क्या ऑक्सीजन ज्यादा है, अंदर क्या ऑक्सीजन कम है, तो अंदर से बाहर, यानी कि देखिए ये बाहर ऑक्सीजन ज्यादा, अंदर कम है, तो बाहर वाला ऑक्सीजन कहां चला आएगा, अंदर, ठीक है। ये कोशिका झिल्ली अपने अंदर से आदान प्रदान कर सकती है। कोशिका झिल्ली के आर पार गैसों का आदान प्रदान हो सकता है, क्लास 9th वगैरह में आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। उसके बाद अंदर CO2 बनेगा, CO2 ज्यादा है, बाहर CO2 क्या कम है, तो बाहर का CO2 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि CO2 यहां से आ रहा है, पूरे सतह से CO2 बाहर निकल रहा है और पूरे सतह से ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इट मींस पूरे शरीर के सतह से या फिर पूरे कोशिका झिल्ली से विसरण की प्रक्रिया हो रही है, और विसरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप गैसों का आदान प्रदान वायुमंडल और कोशिका के बीच में हो रहा है। चलिए आगे। उसके बाद बहुकोशिकीय जीव में कई सारे शोषण अंग होते हैं शोषण की प्रक्रिया या गैसों के आदान प्रदान के लिए, जैसे ट्रैकिया कीटों के अंदर पाया जाता है, गिल्स मछली के अंदर मुख्यतः पाया जाता है, त्वचा के अंदर ये मेढक के अंदर त्वचा होता है, या केंचुआ, क्या बोलते हैं, केंचुआ बोलते हैं ना, ठीक है। केंचुआ के अंदर, मछली के अंदर गिल्स हो गया, केंचुआ के अंदर त्वचा हो गया, ठीक है। और फेफड़ा कई सारे उच्च वर्गीय जीवों में पाए जाते हैं, जैसे कि पक्षी हो गया, ठीक है, मनुष्य हो गया। आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। पूरा का पूरा ये जो टेबल है ना, ये टेबल इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बोलूं मैं, इस टेबल से कई सारे सवाल आ चुके हैं, मैं आपको स्टार भी लगा सकता हूं, कई सारी बातें बता भी सकता हूं। ध्यान से देखिए, अमीबा पैरामीशियम में शोषण की प्रक्रिया किसके द्वारा होगी, कोशिका झिल्ली के द्वारा होगी। केचुआ, आहा, अर्थवम, ये स्टार मार लो भाई, या जोंक, ठीक है, केचुआ बोले या जोंक, ये दोनों के दोनों, इन दोनों के अंदर त्वचा के द्वारा शोषण की प्रक्रिया होती है। इसकी त्वचा बहुत मुलायम होती है, पतली होती है, और इतनी पारगम्य होती है कि आसानी से ऑक्सीजन इस कोशिका से त्वचा के आर पार जा सकता है, फिर रक्त से मिलेगा, और फिर वहां से रक्त से शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचेगा, फिर वहां से CO2 क्या आ जाएगा, त्वचा के द्वारा ही बाहर आ जाएगा। तो त्वचा के द्वारा ही क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। कीट, जितने भी कीट होते हैं, जैसे कि तिलचट्टा, टिड्डा, बिच्छू, एग्जाम्पल भी याद रखना है, कई बार एग्जाम्पल ही पूछ दिया जाता है, उनके अंदर शोषण अंग क्या है, ट्रैकिया। तो कीटों का शोषण अंग क्या है, मुख्यतः ट्रैकिया। मछली का शोषण अंग क्या है, गिल्स। मेढक जब पानी में रहता है ना, तो त्वचा से सांस लेता है, मेढक, बेंग, ठीक है। त्वचा, मुख, गुहा, फेफड़ा, जब ये स्थल पे रहेगा तो ये तीनों से सांस लेता है, त्वचा से भी सांस ले लेता है, इसकी भी त्वचा बहुत पतली होती है, मुलायम होती है, आसानी से आर पार जा सकता है ऑक्सीजन वगैरह। मुंह गुहा से ले सकता है, ठीक है, देखोगे मुंह गुहा से मुंह खोलता है, बंद करता है, ठीक है। फेफड़ा से भी ले सकता है, इसके पास फेफड़ा भी होते हैं। चलिए, उसके बाद सरीसृप, जैसे कि सांप वगैरह हो गया, उसके अंदर फेफड़ा हो गया। पक्षी के अंदर स्तनधारी, इसमें मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी सब आ गया, ठीक है। इन सब के अंदर शोषण की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है, फेफड़ा के द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से कुछ चीज़ों को और डिटेल में समझेंगे, जैसे कि आपकी भारतीय वन में दिया होगा, BTPC किताब में दिया हुआ है। तो हम पूरे, मैंने क्या बोला कि पूरे चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं, ये नहीं कि मैराथन है तो हम बहुत सारे टॉपिक को स्किप कर देंगे, नहीं, पूरा पढ़ाएंगे तो हम पूरा, ठीक है, चाहे जैसे हो। आइए ध्यान दीजिए, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर VI लगा दे रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए ध्यान से, कह रहा मछलियों में शोषण की क्रियाविधि या गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो पहली बात, मछलियों में शोषण के लिए, ठीक है, एक संरचना पाई जाती है जिसे गिल्स कहते हैं, ठीक है, जो जल में घुलित ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, अवशोषित कर सकता है। तो गिल्स में ताकत होती है कि जल में घुलित ऑक्सीजन को अपने अंदर खींच लेगा। जैसे देखो कैसे, देखिए ये गिल्स जो है, अगर पहले गिल्स के बारे में जान लेते हैं, या कैसे, इधर देख लीजिए, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जल में ऑक्सीजन घुला हुआ है, तो जल में घुलित ऑक्सीजन को गिल्स क्या करता है, बाहर कर देता है, अपने अंदर समा लेता है, ठीक है, अलग कर देता है। तो ये ऑक्सीजन गिल्स के द्वारा अलग हो गया। अब ये ऑक्सीजन जाएगा रक्तवाहिनी में, और रक्तवाहिनी से ऑक्सीजन कहां जाएगा, शरीर के विभिन्न भागों में।
ठीक है। फिर शरीर के विभिन्न भागों में शोषण की प्रक्रिया होगी, ऊर्जा का निर्माण होगा, CO2 बनेगा और ये CO2 चला जाएगा फिर शरीर के विभिन्न भागों से रक्तवाहिनी में, रक्तवाहिनी से गिल्स में और गिल्स से क्या आ जाएगा बाहर। आप देखिएगा गिल्स में छोटी छोटी दरार होती है, उस दरार से पानी बाहर निकलता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ध्यान से कि ये मछली को देख रहे हैं आप, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, यहाँ से पानी है इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। और जैसे इसके अंदर पानी जा रहा है, ध्यान से देख लेना भाई, है ना, जैसे ये पानी जा रहा है ना मछली के अंदर, पानी भाई जल है ना, जल से जल, ठीक है, ये जा रहा है ऐसे, और जैसे ये पानी गई और ये मुंह से पानी गया और ये गलफरा से, ठीक है, ये गलफरा से बाहर निकल जाता है, तो मुंह से गया गलफरा से निकलेगा, मुंह से गया, ऐसे मछली को देखोगे सांस लेते हुए ये मुंह खोलता है, बंद करता है, पानी मुंह से गया गलफरा से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर आप देखिएगा ये जो गलफरा है, तो गलफरा के अंदर क्या होता है, कई सारी संरचना पाई जाती है लाल रंग की, उसे गिल्स कहते हैं, ठीक है, तो गिल्स कहते हैं इसको, ये गिल्स है, गिल्स। तो गिल्स के बारे में देखिए क्या पॉइंट लिखा है कि आंख के ठीक नीचे, गिल्स जो है ना आंख के ठीक नीचे एक थैलीनुमा संरचना में पाई जाती है। देख रहे हैं आंख के ठीक नीचे ये थैलीनुमा संरचना होगी और इस थैलीनुमा संरचना के नीचे क्या है, ये गिल्स है, इस थैलीनुमा संरचना के नीचे क्या है, गिल्स, और इसी गिल्स के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आंख के ठीक नीचे गिल्स पाई जाती है और आंख के ठीक नीचे एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं, और गिल कोष्ठ के अंदर क्या पाई जाती है, गिल्स पाई जाती है, ठीक है। और इसी गिल्स के द्वारा आदान प्रदान कैसे होता है मैंने आपको यहाँ से बता दिया। चलिए, तो मछलियों का जो प्रमुख शोषण अंग है वो क्या है, गिल्स है। उसके बाद हम कीटों के बारे में बात करेंगे। तो कीटों में गैसों का आदान प्रदान, हालांकि कीटों का जो मुख्य शोषण अंग है वो क्या है, कीटों का जो मुख्य शोषण अंग है वो कीटों का मुख्य शोषण अंग है ट्रैकिया। तो ये मुख्य शोषण अंग है, क्या बात करें भैया, देखिए ध्यान से। तो कीटों का जो मुख्य शोषण अंग है वो क्या है, ट्रैकिया बाबू, ट्रैकिया है बाबू, ट्रैकिया है बाबू, ध्यान से सुनिएगा। ये लंबी होती है, नलीनुमा होती है और जाल जैसी संरचना की होती है, ठीक है। और ये कीट के पार्श्व भाग में पाया जाता है, ऐसे लेटरल किनारे वाले भाग में, ठीक है। तो ये कीट के पार्श्व भाग में पाया जाता है, क्लियरली आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो एक भाग होता है ट्रैकिया का, वो शरीर के सतह पे पाया जाता है और दूसरा उत्तक के संपर्क में होता है। देखिए ध्यान से, तो अगर मान लीजिए किनारे भाग में, आगे डायग्राम देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये शरीर के बाहर वाले सतह पे या फिर क्या बोलते हैं शरीर के किनारे वाले सतह पे, और इसका दूसरा भाग कोशिका या उत्तक के संपर्क में होता है। ध्यान से सुनिए, ये जो ट्रैकिया है इसके जो ओपनिंग होती है, छिद्र होती है, इस ट्रैकिया के ओपनिंग को हम लोग कहते हैं श्वास रंध्र या एस्पिरक्यूल्स, ठीक है, ये श्वास रंध्र कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं श्वास रंध्र। ध्यान से सुनिएगा, अब इस श्वास रंध्र के द्वारा क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर आया, ठीक है। तो श्वास रंध्र से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, कोशिका या उत्तक के पास। इस तरीके से ऑक्सीजन है ना कोशिका या उत्तक के पास पहुंचता है। जैसे कोशिका या उत्तक के पास ऑक्सीजन पहुंचा तो वहां ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी, या फिर बोलते हैं विखंडन होगा ग्लूकोज का, या फिर कह सकते हैं शोषण की प्रक्रिया होगी, और फाइनली CO2 जो है इस रास्ते से वापस आ जाएगा। तो श्वास रंध्र से कहां गया, देखिए श्वास रंध्र से ऑक्सीजन गया ट्रैकिया में, ट्रैकिया से गया उत्तक के पास, CO2 बना, CO2 क्या आ जाएगा भाई ट्रैकिया में, ट्रैकिया से श्वास रंध्र होते हुए वापस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कीटों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो तिलचट्टा होते हैं ना, तिलचट्टा में तकरीबन 10 जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं, 10 जोड़ी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, PYQ लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या ही बोले, है कि नहीं। ध्यान से सुनिए, कीटों का मुख्य शोषण अंग क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने पीछे टिक लगा दिया है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद आइए ध्यान से समझते हैं, ये आप डायग्राम जो देख रहे हैं बेसिकली ये जो कीट है उसी के ट्रैकिया को दिखाया गया है, ठीक है, उसी के श्वास रंध्र को दिखाया गया है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये जो कीट है इसके शरीर पर आपको ये छोटे छोटे इस तरीके से है ना ये छिद्र नजर आ रहा होगा, है ना। तो शरीर के बाहरी सतह पर ये छोटे छोटे छिद्र नजर आते हैं, और ये जो शरीर के बाहरी सतह पर छोटे छोटे छिद्र नजर आ रहे हैं, इस छोटे छोटे छिद्र को हम लोग कहते हैं श्वास रंध्र। क्या कहते हैं, श्वास रंध्र। तो इस छोटे छोटे छिद्र को हम कहते हैं श्वास रंध्र, और इसी श्वास रंध्र के द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का, ठीक है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का आदान प्रदान होता है। तो कीटों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, श्वास रंध्र के द्वारा होता है, और ये ऑक्सीजन लेकर पहुंचेगा किसके अंदर, ट्रैकिया के अंदर, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ये ट्रैकिया आपको दिखाया गया है, ठीक है, ये छोटे छोटे छिद्र आपको दिखाए गए जिसके द्वारा क्या होगा, ऑक्सीजन कीट के अंदर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कीटों का शोषण देखा, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, हम पढ़ेंगे मानव में शोषण। लेकिन मानव में शोषण पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको एक पूरे के पूरे लेक्चर में कंप्लीट किया है। अगले लेक्चर में मानव में शोषण पढ़ेंगे। पहली बात ध्यान से सुन लेना, लेक्चर जितना भी लंबा हो उससे कोई बहस नहीं है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि लेक्चर बहुत छोटा हो और कंटेंट बहुत ज़्यादा मिले, हम ऐसा कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से सुन लीजिए, तो जो अगला लेक्चर होगा वो मानव में शोषण होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और पौधों में शोषण होगा। तो 2 टॉपिक हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हमने आपको 2 टॉपिक, एक परिचय वाला पार्ट पढ़ा दिया था और दूसरा मैंने जंतुओं में शोषण वाला पार्ट पढ़ा दिया है। अब जंतुओं में जो मानव के बारे में वो अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसमें कई सारी बातें अलग है।
तो उसमें हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है, पार्ट 2 में मिलते हैं। लगातार बने रहिए, अच्छा लगा होगा वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, सर्वोत्तम के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ये तो कर ही सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।